नमस्कार, मैं विनोद गढ़वाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर। सभी छात्र छात्राओं दोस्तों का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम राज्य व्यवस्था की सीरीज अध्ययन कर रहे हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक विकास पर चर्चा की जा रही है। संवैधानिक विकास में आज चर्चा सन 1909 के भारत परिषद अधिनियम की। इसे माल्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि जब 1909 का भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है तो माल्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है। मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि लॉर्ड माल्ले तात्कालिक भारत सचिव थे, राज्य सचिव थे, और मिंटो भारत के वायसराय थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इन दोनों ही के सुझावों पर, इन दोनों की राय शुमाली से यह अधिनियम लाया गया था, जिस कारण इसे माल्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। आज 5 जून 2020 दिन शुक्रवार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं आप सभी से इस अवसर पर निवेदन करूंगा कि आप अपने घर में अधिक से अधिक आसपास पेड़ पौधे लगाएं, वातावरण शुद्ध करें, हरियाली उत्पन्न करें ताकि आने वाला जीवन सुरक्षित हो सके। खैर, हम अपने विषय पर लौटते हैं। चर्चा होगी 1909 के भारत परिषद अधिनियम की। मैं आपसे बारंबार यह निवेदन करता हूं कि आप लगातार वीडियो को सुने, क्रमबद्ध रूप से सुने। जिस क्रम में मैं आपको दे रहा हूं उसी क्रम में आप सुने और सभी वीडियो को लगातार अंत तक सुने, क्योंकि वे सभी जानकारी आपको स्टडी विथ विनोद गढ़वाल पर अपलोड हो रहे वीडियो में मिलेगी, जिससे आप प्रतियोगी परीक्षा आसानी से पास कर सकते हैं। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। सन 1909 का भारत परिषद अधिनियम आज भी मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा जिस तरीके से मैं आपको समझाता रहा हूं, और मेरे इस तरीके से आपको समझ में भी आता होगा और आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। सन 1909 के भारत परिषद अधिनियम का बैकग्राउंड क्या था, वे क्या कारण थे जिनके कारण इस अधिनियम को लाना आवश्यक हो गया। सन 1909 के भारत परिषद अधिनियम के कारण, विशेषताएं, उद्देश्य और इस अधिनियम से अवश्य ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका महत्व बहुत है, इतिहास में भी और राजनीति में भी। तो इस अधिनियम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने कथन भी कहे हैं, वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए अब विस्तार से चर्चा हम 1909 के भारत परिषद अधिनियम पर करते हैं। सबसे पहले नज़र इसके कारणों पर। तो 1909 के जो भारत परिषद अधिनियम आया, उसके आने के क्या कारण थे, वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, 1892 के भारत परिषद अधिनियम से असंतोष। सन 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया था, उससे भारतीय जनमानस संतुष्ट नहीं था। विशेषकर कांग्रेस का एक धड़ा इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ। कांग्रेस का जो उदारवादी गुट था, वह याचना प्रार्थना करके मांग पत्र ब्रिटिश सरकार को देता था और उसको संतुष्ट करने के लिए कुछ सुधार संविधान में कर दिए जाते थे। संवैधानिक सुधार करके उनको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता था। किंतु जो कांग्रेस का एक दूसरा धड़ा था, बाल गंगाधर तिलक जैसे का, बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि अधिकार
मांगने से नहीं मिलेंगे, उसके लिए हमें सरकार पर दबाव डालना होगा, हमें आंदोलन करना होंगे। बाल गंगाधर तिलक के इस मत का अन्य देशभक्तों ने समर्थन किया और आगे चल के यह 1909 के अधिनियम का मुख्य कारण बना। नंबर 2, शिक्षित भारतीयों का असंतोष। सन 1909 के भारत परिषद अधिनियम आने का एक मुख्य कारण शिक्षित भारतीयों का असंतोष था। अंग्रेज यहाँ पर भारतीयों से कहते थे कि हम सभ्य हैं, आपको सभ्य बनाने के लिए भारत आए हैं। शिक्षित भारतीय उनसे बिल्कुल सहमत नहीं थे। प्रबुद्ध नागरिकों का कहना था कि हम आपसे अच्छे समझदार हैं, हम आपसे अधिक अच्छे से शासन चला सकते हैं। नंबर 3, अकाल और प्लेग। सन 1896-97 में भारत में भयंकर अकाल आया। प्लेग जैसी महामारी फैली, जैसे कि आज हम कोरोना को देख रहे हैं। तो इस महामारी के समय ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सहायता नहीं की। भारतीयों ने इसे अन्य अर्थ में लिया और भारतीय ब्रिटिश रवैये से नाखुश रहे। नंबर 4, भारत विरोधी नीति। सन 1899 को 6 जनवरी 1899 को लॉर्ड कर्जन भारत का नया वायसराय बना। लॉर्ड कर्जन ने भारत में आते ही भारत विरोधी नीति चलाना शुरू कर दी। सन 1904 में उसने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता समाप्त करने संबंधी अधिनियम लाया और अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित किया। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बहुत क्रूर कृत्य किया बंगाल का विभाजन करके। बंगाल का विभाजन उसने इस दृष्टि से किया कि एक तरफ पूर्वी बंगाल और दूसरी तरफ शेष बंगाल। पूर्वी बंगाल जो था उसमें मुसलमान रहते थे। बंगाल विभाजन करने के पीछे लॉर्ड कर्जन ने तर्क दिया कि बंगाल एक बड़ी प्रेसिडेंसी है, बड़ा प्रांत है और यहाँ पर शासन अच्छे से नहीं चलाया जा सकता है। इस दृष्टि से मैं बंगाल को 2 भागों में बांट रहा हूँ। दरअसल लॉर्ड कर्जन हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करना चाहता था। उसने मुस्लिमों को कहा भी यही, जो पूर्वी बंगाल में मुसलमान रहते थे वे किसान और मजदूर वर्ग से आते थे, जबकि हिंदू जमींदार थे और मुसलमान मजदूर किसानों के साथ कार्य करते थे। तो लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को कहा कि हमने आपको स्वतंत्र कर दिया है, अब आप जमींदारों से मुक्त हो गए हैं, आप स्वतंत्र रहकर अपना अच्छे से विकास कर सकते हैं, हम आपको समुचित सुविधाएं प्रदान करेंगे। कांग्रेस ने इसका घोर विरोध किया। अक्टूबर 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई और इस बंगाल विभाजन का विरोध किया, घोर विरोध किया और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। वहीं जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे उन्होंने भी मुसलमानों को एकजुट करने के लिए एक अलग आंदोलन प्रारंभ किया, किंतु लॉर्ड कर्जन अपनी आग लगा चुका था। नंबर 5, मुस्लिम लीग की स्थापना। सन 1906 में लॉर्ड कर्जन के भारत से जाने के पश्चात लॉर्ड माउंट भारत के नए वायसराय बनकर आए। 1 अक्टूबर 1906 को पूर्वी बंगाल के मुस्लिम नेता आगा खां के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल शिमला में लॉर्ड माउंट से मिला और लॉर्ड माउंट से मुस्लिमों के लिए पृथक अधिकारों की मांग की, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की।
माउंट चाहता भी यही था कि जो चिंगारी हमने लगाई है अब वह भड़कने लगी है, एक आग का रूप ले चुकी है। उसके मन में लड्डू फूटे और उसने आगा कहाँ से कहा कि हम आपके सभी अधिकार सुरक्षित रखेंगे, हम आपको पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी देंगे। उसके लिए आपको हिंदुओं ने जिस प्रकार कांग्रेस के रूप में एक संगठन बनाया है, उसी रूप में आप भी मुसलमानों का एक संगठन बनाओ। लॉर्ड माउंट की इस बात को सुनकर आगा खान ने सभी मुस्लिमों को संगठित किया और 30 दिसंबर 1906 को ढाका जो कि आज बांग्लादेश की राजधानी है, उस समय पूर्वी बंगाल का एक हिस्सा था। हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं। तो ढाका में एक बैठक आयोजित की गई और 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग का उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा रखी जाए और मुसलमानों के हितों को सुरक्षित किया जाए। नंबर 6, सूरत अधिवेशन। सन 1907 में कांग्रेस का 13वां अधिवेशन राज बिहारी बोस की अध्यक्षता में सूरत में आयोजित हुआ। यहाँ पर खुलकर कांग्रेस 2 गुटों में बंटती हुई नजर आई, क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन चालू किया था बंगाल विभाजन के विरोध में, उदारवादी चाहते थे कि केवल इसे बंगाल तक ही सीमित रखा जाए, जबकि उग्रवादी चाहते थे कि इसे स्वदेशी आंदोलन को भारत व्यापी बनाया जाए, समूचे भारत में इसका प्रचार प्रसार किया जाए। जो उदारवादी गुट था, नरम दल था, नरमपंथी जो लोग थे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता जैसे, वहीं उग्रवादी जो गुट था, जो गरम दल था, उसके नेता थे लाल बाल पाल, जिनको हम जानते हैं, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। ये इसे भारत व्यापी बनाना चाहते थे। ऐसे में कांग्रेस में फूट हो गई और कांग्रेस 2 गुटों, उदारवादी और उग्रवादी गुटों में बंट गई। तो ये मुख्य कारण थे। इसके अतिरिक्त भारतीयों की रूढ़िवादिता भी एक कारण रहा। भारतीय सैनिक समुद्र पार जाकर अंग्रेजी सेना में शामिल थे। भारतीय ऐसा मानते थे कि हमारा धर्म नष्ट हो गया है। जो भारत के सैनिकों के माता पिता यहाँ थे, वो सोचते थे कि हमारा धर्म नष्ट हो गया है और इस गुलामी से, इस दास्ता से हम जब भी मुक्त हो सकते हैं जबकि अंग्रेज भारत से चले जाएं। उनमें असंतोष पनप रहा था। इसी दौरान गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड गए। लंदन में वे भारत सचिव श्री जॉन माल्ले से मिले और कहा कि भारत की जो परिस्थितियां हैं उसमें आप सुधार कीजिए, हमें निर्वाचन होने का अवसर प्रदान करें, हमें चुनने का अधिकार दें, साथ ही साथ वायसराय की परिषद में, कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाए। लॉर्ड माल्ले ने गोखले को आश्वस्त किया कि जरूर हम शीघ्र ही भारत में सुधार करेंगे। ब्रिटिश संसद ये सभी देख रही थी। लॉर्ड माल्ले मिंटो के बीच पत्र व्यवहार हुआ। एक कमेटी गठित की गई सर अरुणडेल के नेतृत्व में। अरुणडेल की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 में ब्रिटिश संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो कि चर्चा उपरांत पास हो गया। 25 मई 1909 को ब्रिटिश सम्राट क्राउन राजा ने हस्ताक्षर कर दिए और अब यह भारत परिषद अधिनियम 1909 माल्ले मिंटो सुधार के रूप में भारत आया। नाम से स्पष्ट है, माल्ले मिंटो सुधार, यानी कि इसमें सुधार किए गए हैं, संवैधानिक सुधार किए गए हैं। सत्ता का धीरे धीरे हस्तांतरण हो रहा है। सत्ता आपको
नहीं दी जा रही है। तो ये मुख्य कारण थे 1909 के भारत परिषद अधिनियम आने के। अब हम देखते हैं इसमें क्या मुख्य प्रावधान किए गए थे, क्या इसकी मुख्य विशेषताएं थी। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 माल्य मिंटो सुधार की मुख्य बातें, मुख्य विशेषताएं, प्रावधान इस प्रकार हैं। नंबर 1, केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार। सन 1909 के भारत परिषद अधिनियम से केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार कर दिया गया। इसकी संख्या 60 कर दी गई। हमने 1892 का जब भारत परिषद अधिनियम पढ़ा था तो उसमें देखा था कि केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 होगी। तो यहाँ पर इसी 16 को 60 कर दिया गया। 60 सदस्य होंगे और 9 पदेन सदस्य होंगे। कुल मिला के 69 सदस्यीय विधान परिषद केंद्रीय बना दी गई। इसमें से भी 37 ऑफिशियल मेंबर होते थे जो ब्रिटिश सदस्य थे, और 32 में से 27 निर्वाचित होते थे, 5 मनोनीत किए जाते थे। तो कुल मिलाकर केंद्रीय विधान परिषद में अभी भी बहुमत ब्रिटिश अंग्रेजों का ही था। संख्या जरूर भारतीयों की बढ़ा दी गई, लेकिन बहुमत ब्रिटिश लोगों का ही रहने दिया। नंबर 2, प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि। 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधान परिषद का आकार बढ़ा दिया गया। यहाँ पर संख्या जो विधान परिषद की थी वो जनसंख्या के आधार पर रखी गई। कहीं पर 50, जैसे मुंबई, मद्रास, बंगाल में 50, अन्य पंजाब में 30, अन्य प्रांतों में अलग अलग जनसंख्या के आधार पर सीट निर्धारित की गई। तो आप यहाँ संख्या न याद करके इतना याद रखें कि प्रांतीय विधान परिषद का भी आकार बढ़ाया गया। एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रांतीय विधान परिषद जो कि गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीनस्थ थी, इनमें भारतीयों को बहुमत दिया गया। इनमें नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी रही। इनकमिंग कॉल, हमारा बैटरी 94%। जो नेक्स्ट आता है प्रावधान, वो है नंबर 3, निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। सन 1909 के भारत परिषद अधिनियम से निर्वाचन प्रणाली की स्थापना कर दी गई। निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हालांकि सीमित निर्वाचन दिया गया, फिर भी यह अधिकार दिया गया कि जो धनाढ़ लोग थे, जो जमींदार थे, जिनकी आय अधिक थी, जो पढ़े लिखे थे, उन लोगों को इसमें मत देने का अधिकार दिया गया। पूछा जाता है किस अधिनियम से निर्वाचन प्रणाली लागू की गई, तो 1909 से निर्वाचन प्रणाली लागू की गई है। नंबर 4, मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था। सन 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम रहा, उसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था कर दी गई। पृथक निर्वाचन और आरक्षण दोनों ही अलग चीज़ होती है। आरक्षण हम देखते हैं कि SC, ST, OBC, जनरल के लिए सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं, यानी कि इसी कैटेगरी के लोग चुनाव में खड़े होते हैं, किंतु वोटिंग जो मताधिकार रखते हैं वे सभी लोग मत दे सकते हैं। जबकि पृथक निर्वाचन क्षेत्र में होता ये है कि एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए सीट आरक्षित की जाती है और उसी समुदाय के लोग वोट देते हैं। तो यहाँ पर मुसलमानों के लिए निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए। मुसलमान ही वहाँ से खड़े होंगे और मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे। अर्थात यह सुनिश्चित किया गया कि विधान परिषद में अब
ज़रूर पहुँचेंगे। आगा खां चाहता भी यही था और उसकी इस मांग को, मुस्लिम लीग की इस मांग को इस अधिनियम द्वारा पूरा कर दिया गया, जबकि भारतीय या कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। यही सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र आगे चलकर भारत के लिए दुष्कर सिद्ध हुआ, भारत विभाजन का मुख्य कारण बना। नंबर 5, भारतीय वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्य शामिल। सन 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत के वायसराय की परिषद में एक भारतीय को शामिल किया गया। सत्येंद्रनाथ सिन्हा पहले भारतीय रहे जिन्हें भारतीय वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया विधि सदस्य के रूप में। तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा पहले भारतीय रहे जिसे वायसराय की कार्यकारिणी में शामिल किया गया। नंबर 6, भारत सचिव की परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाना। सन 1909 के भारत परिषद अधिनियम से जो भारत सचिव था, जो राज्य सचिव था, जो कि इंग्लैंड में रहता था, लंदन में उसकी 15 सदस्यीय परिषद थी। इस परिषद में पहली बार 2 भारतीय लोगों को शामिल किया गया। एक थे केसी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी 2 भारतीय रहे जिन्हें राज्य सचिव की परिषद में शामिल किया गया। नंबर 7, विधानसभा के कार्यों में वृद्धि। सन 1892 के अधिनियम जब हमने अध्ययन किया था तो हमने देखा था कि विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई है। उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं बहस करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर भारतीयों को यह अधिकार दिया गया कि आप बजट में गहन चिंतन कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं और संशोधन भी प्रस्तुत कर सकते हैं। नंबर 8, प्रश्न पूछने एवं मत देने का अधिकार। सन 1909 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। 1892 में प्रश्न पूछ सकते थे, किंतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। मालवीय मिंटो सुधार में भारतीयों को यह अधिकार दिया गया कि अब अनुपूरक प्रश्न भी आप पूछ सकते हो। जो आपने प्रश्न पूछा है उसका जवाब आप पर मिला है, उस जवाब में से भी आप प्रश्न पूछ सकते हो। यह इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान था कि आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते, काउंटर क्वेश्चन आप रख सकते हो। साथ ही साथ सीमित मताधिकार भी दिया गया। आप साधारण विधेयक, जो भारतीय थे वे साधारण विधेयक या सार्वजनिक हितों के विषय पर मत दे सकते थे। एक अन्य प्रावधान यह किया गया कि विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों और जमींदारों के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दिया गया। तो यह थे कुछ मुख्य प्रावधान जो कि भारत परिषद अधिनियम 1909 में थे, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909 की विशेषताएं। अब हम देखते हैं उद्देश्य। भारत परिषद अधिनियम के क्या उद्देश्य थे? तो जब हमने 1892 का अधिनियम पढ़ा था तो उसमें एक ही उद्देश्य था कि कांग्रेस को हानि पहुंचाई जाए। 1892 के अधिनियम के पश्चात जब 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया तो इसके भी निर्धारित उद्देश्य थे। क्या थे वे? नंबर 1, उदारवादी नेताओं को खुश किया जाए।
सन 1909 के भारत परिषद अधिनियम का एक उद्देश्य उदारवादियों की मांगों को पूरा करना था। उनकी मांगें पूरी की जाए और उनको संतुष्ट रखा जाए ताकि कोई आंदोलन खड़ा ना हो। दूसरा, सांप्रदायिक भावना को बढ़ाना। 1909 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाया गया, मुसलमानों को अपनी ओर मिलाया गया, उनको अधिकार दिए गए ताकि वे अंग्रेजों से मिले रहें। नंबर 3, क्रांतिकारी आंदोलन को कुचलना। सन 1909 के भारत परिषद अधिनियम से सांप्रदायिक भावनाओं को बढ़ाया गया जिससे क्रांतिकारी आंदोलन पनप ना सके, क्रांतिकारी आंदोलन को कुचला जाए। ये कुछ विशेष उद्देश्य थे सन 1909 भारत परिषद अधिनियम के। समूचे 1909 के भारत परिषद अधिनियम या माल्य मिंटो सुधार को हम एक लाइन में परिभाषित करें या उसकी विशेषताएं बताएं तो यह होगी: फूट डालो और शासन करो, बांटो और राज करो। अंग्रेजों ने इस नीति का यहाँ पर बखूबी इस्तेमाल किया, बखूबी प्रयोग किया। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई उत्पन्न कर दी। हिंदुओं से यह नहीं किया कि मुसलमान ऐसा कर रहे हैं और ना ही मुसलमानों को कहा कि हिंदू ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपस में दोनों को लड़ाने का कार्य किया। अंग्रेजों की सोच थी कि ये आपस में लड़ेंगे और हम यहाँ पर शासन करते रहेंगे। जैसा मैंने पूर्व में कहा कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से 1-2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस 1909 के भारत परिषद अधिनियम को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हैं, अपने अपने कथन कहे हैं। Incoming call. तो सन 1909 के भारत परिषद अधिनियम के विषय में सबसे पहले इतिहासकार मजुमदार ने इसे चंद्रमा की चांदनी की संज्ञा दी है। चंद्रमा की चांदनी की संज्ञा 1909 के अधिनियम को इतिहासकार मजुमदार ने दी है। के मुंशी का कथन है, सन 1909 के भारत परिषद अधिनियम ने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। उभरते हुए प्रजातंत्र Swipe with 2 fingers to मार unlock screen. डाला, ये के मुंशी ने कहा। के मुंशी का एक और कथन था। के मुंशी ने कहा कि यह अधिनियम 1909 का अधिनियम उदारवादियों को रिश्वत के रूप में पेश किया गया। महात्मा गांधी जो कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो महात्मा गांधी ने भी 1909 के भारत परिषद अधिनियम के लिए कहा। आप कहेंगे 1915 में आए थे तो 1909 में कैसे कह दिया? Incoming call. कहा गया 10-11 lock screen. हमेशा आता है। महात्मा गांधी ने कहा कि 1909 के अधिनियम ने भारत का सर्वनाश कर दिया है। इस अधिनियम से भारत का सर्वनाश हो गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1909 के अधिनियम के विषय में कहा कि सदियों से एक होने की भावना समाप्त कर दी गई है। Idea हिंदू मुस्लिम selected. के बीच में जो एकजुटता की भावना थी, पंडित नेहरू के शब्दों में इसे समाप्त कर दिया गया है 1909 के अधिनियम द्वारा। लॉर्ड मिंटो जो कि वायसराय थे, उन्होंने लॉर्ड माल्य को पत्र लिखा था। उस पत्र में 1909 के अधिनियम के विषय में लिखा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका फल बहुत विषैला होगा। यानी कि हम जहर की खेती कर रहे हैं, इसकी फसल अत्यंत विषैली होगी। हुआ भी यही। जो सांप्रदायिक भावना, जो सांप्रदायिकता का बीज उन्होंने बोया था, वही आगे चलकर 1947 में भारत विभाजन
के रूप में उसका फल प्राप्त हुआ। 1947 में भारत का विभाजन हो गया। इसे हम 1947 के भारत शासन अधिनियम में विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो में आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई होगी और आप इसे याद भी करेंगे। अब आप मेरे प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हेतु प्रश्न नोट करें। प्रश्न क्रमांक 1, बंग भंग किसने और कब किया? बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? नंबर 2, किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई? किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों में बंट गई? प्रश्न 3, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? प्रश्न क्रमांक 4, भारत सचिव की परिषद में किन 2 भारतीयों को शामिल किया गया? भारत सचिव की परिषद में किन 2 भारतीयों को शामिल किया गया? नंबर 5, किसने कहा कि 1909 के अधिनियम ने भारत का सर्वनाश कर दिया है? किसने कहा 1909 के अधिनियम ने भारत का सर्वनाश कर दिया है? आप सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने साथियों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सन 1909 के भारत शासन अधिनियम से उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी वे सभी मैं आपको बताऊंगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत। 32 minutes. Pause button.